अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर जुहैब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 4 को हम स्टडी कर रहे थे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आर्टिकल 4.3 तक हमने स्टडी कर लिया था। आज हम 4.5 और 4.5 के कुछ आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट हम स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसके कुछ सब हेडिंग्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। रिजिड बॉडी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मूवमेंट आर्म। देन उसके बाद एट द एंड हम 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जिसके अंदर हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 4.4 टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसके अंदर टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि टॉर्क होता क्या है। जैसे कि हमारे पास डोर है, एक दरवाज़ा है। जब हम उसको पुश और पुल करते हैं, डोर को खोलते हैं या उसको बंद करते हैं, तो जिस एक्सिस के गिर्द हमारा दरवाज़ा, हमारा डोर जिस एक्सिस के गिर्द पुल और पुश हो रहा होता है, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो टर्निंग इफेक्ट होता है, जिस टर्निंग इफेक्ट की वजह से हम डोर को पुल करते हैं और पुश करते हैं, दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट होता है, उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। उसके बाद रिजिड बॉडी। व्हाट इज रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी को हम किसी हार्ड मटेरियल के तौर पे भी ले सकते हैं। हमारे पास कोई ठोस चीज़ है, कोई हार्ड मटेरियल है, तो हम उसको भी रिजिड बॉडी कह सकते हैं। रिजिड बॉडी एक स्मॉल पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ बॉडी इज अ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all the pairs of the particle of the body do not change। जो स्मॉल पार्टिकल है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैं बॉडी के, अगर उनके ऊपर इतनी फोर्स अप्लाई की जाए और फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो उन दोनों के, उनका आपस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो इस तरह की बॉडी को हम कहेंगे वो क्या, कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if the distance between all the pairs of the particle of the body do not change by applying the force, then this is called rigid body. Then axis of rotation. The particle of the body move in a circle with their center or lying on this line. This line is called the axis of rotation. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, डोर की एग्जांपल है। जब हम डोर को पुल और पुश करते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं, तो वो एक एक्सिस के गिर्द दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। टर्निंग इफेक्ट की वजह से तो वो दरवाज़ा जिसको हम पुल करते हैं और पुश करते हैं, खुलता है या बंद होता है, वो उसका टर्निंग इफेक्ट है। लेकिन जिस एक्सिस के गिर्द वो दरवाज़ा पुल होता है और पुश होता है, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि हमने एक डोर की एग्जांपल दी थी कि जब हम डोर को पुश और पुल करेंगे, तो जिस एक्सिस के गिर्द वो डोर पुल और पुश होगा, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डोर का वो हिस्सा है जिसको हम पकड़ के उसको पुल करेंगे या पुश करेंगे, और ये डोर का दूसरा एंड है जो कि वॉल के साथ होगा, अटैच होगा, और इस एक्सिस के गिर्द हमारे पास दरवाज़ा ओपन होगा या बंद होगा। तो ये जो एक्सिस है, ये इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होते हैं? द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट। वो लाइन जिसके अलॉन्ग हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये तो डोर का वो एंड था जिस एंड के ऊपर हमारे पास डोर पुल और पुश हो रहा था, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस साइड पे हमारे पास हमारा डोर पुल और पुश क्यों होगा, कब होगा? जब हम इस साइड पे फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हमने इस साइड पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, तो इस साइड पे फोर्स अप्लाई करने से हमारे पास हमारा डोर पुल और पुश हो रहा है, तो इसको हमने कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस लाइन पे हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो हम ये एक्सिस जो होगा, ये एक्सिस क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट, वो लाइन जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसको चलते हैं मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है? ये तो हमारे पास हमें क्लियर है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। मूवमेंट आर्म सिंपल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है।
इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है जिसको हमने एल से प्रेजेंट किया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और इसको हम जो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अगर हमने टॉर्क फाइंड करना हो तो हम टॉर्क किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कौन सी लाइन, कौन सा एक्सिस होता है, कौन सी लाइन होती है जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4.5 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जिसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक नट की, कोई नट है उसको हम स्पैनर के जरिए टाइट करते हैं, तो टाइट करते हुए जो स्पैनर जिस डायरेक्शन के अंदर टाइट होता है वो जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। जैसे कि ये हमारे पास स्पैनर है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर इसको अगर मूव करवाएंगे स्पैनर के जरिए तो ये नट टाइट होता जाएगा। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट कहेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, अ फोर्स दैट टर्न्स अ स्पैनर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज जनरली यूज्ड टू टाइटन द नट। द टॉर्क और अ मूवमेंट आर्म प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। करें जब हम एक स्पैनर को एक फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, और वो जब हम क्लॉकवाइज उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो एक नट को टाइट करेगा। उस फोर्स के ज़रिए एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एक मूवमेंट ऑफ आर्म प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके बरक्स हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, अगर हम इसी स्पैनर के जरिए इसी स्पैनर को एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करवाएंगे तो हमारे पास ये जो नट है ये लूज होगा, इस डायरेक्शन के अंदर नट क्या होगा, लूज होगा। ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अदरवाइज टू लूजन अ नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट जनरली टर्न्स द नट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होगा, a body is balanced if the sum of the clockwise movement acting on the body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it। एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, हमारे पास जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।